कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। हम सबका सौभाग्य है उज्जैन के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री ने जब से ये चौथी बार सरकार की बागडोर संभाली, बाकी लोगों के साथ चूँकि शुरू का कोरोना का 16 तारीख के बाद से जब उच्च शिक्षा का काम लिया, हम सबका सौभाग्य है कि जिस प्रकार से यहाँ के निर्माण कार्यों को लेकर के पिछले समय में नए सत्र में खास करके नए इस सरकार के कार्यकाल में कामों की समीक्षा करते हुए लगातार हमने कोर ग्रुप बनाया है, जिसमें सभी निर्माण कार्यों की समीक्षा 15-15 दिन में लगातार कर रहे हैं। और उन निर्माण कार्यों के साथ जो पूर्व से स्वीकृत है, निर्धारित है, उनकी कोई कठिनाइयाँ हैं, जैसे किसी की ज़मीन की दिक्कत है, किसी को और कोई अतिक्रमण की परेशानी है, या किसी के दो विभाग के बीच के तालमेल के कारण है, उन सारे कारणों के निवारण के लिए हम लगे हैं कि भाई ये हमारे बीच अगर प्रोजेक्ट मंजूर है तो वो प्रोजेक्ट तुरंत होना चाहिए। एक सीधा सीधा काम है। जो भी शासन के, इसलिए मैंने सब कुछ डिटेल दिलाने का प्रयास किया है। खास करके PIU का एक पूरा अपने साथ में पीछे एक जो चार्ट लगा है, उसमें अप्रारंभ है तो वो अप्रारंभ भी लिखवा है, प्रारंभ है तो वो भी लिखा है, और प्रगतिरत है तो वो भी लिखा है। तो हमारी पारदर्शिता होना चाहिए कामों को लेकर के। हमारे लिए छिपाने का कुछ नहीं है। जो कुछ सबके बीच जाना चाहिए, और प्रेस के माध्यम से जनता के बीच भी जाना चाहिए। जैसे आपको ध्यान में होगा कि मैंने पिछले समय में जब बात की थी तो हमने कहा था कि हमारे पास एक भवन बनेगा जिसमें सारे ऑफिस लगेंगे। आपने देखा कि जो पास का कलेक्ट्रेट है वहाँ बीच में संभागायुक्त के लिए जगह नहीं थी, अब उनके भी सारे ऑफिस इसमें आ जाएंगे। इसकी भी तारीख निश्चित कर दी है कि लगभग 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के आसपास हमारा पूरा कोठी पैलेस खाली हो जाएगा और ये सारे ऑफिस साइड में चले जाएंगे। भवन के पास में और जगह अलग से भी रिक्त रखी गई है कि पुलिस विभाग के चाहेंगे तो वो भी उनका अपना एक पूरा ऑफिस का नई बिल्डिंग प्रस्तावित कर सकते हैं। कोशिश की है कि हमारे पास ये जो कोठी पैलेस है, पूर्व एक कैबिनेट की बैठक जैसी उज्जैन में हुई थी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि ये कोठी पैलेस हमारा हेरिटेज होटल के रूप में काम आ सकता है। तो ये उज्जैन में एक हेरिटेज भवन हमको और तैयार हो जाएगा, जिसके माध्यम से भविष्य में हम अपने अतिथियों के रुकने की व्यवस्था, क्योंकि उज्जैन हजारों साल पुराना नगर है, तो कोई भी ऐसा भवन नहीं जहाँ 100 साल पुराने में रुकने की व्यवस्था हो सके। वैसे महाकाल के पास महाराजवाड़ा की दृष्टि से भी हमने बात की है, वो वहाँ के दर्शनार्थी के लिए काम आए। और सामान्य रूप से अलग से कुछ कार्यक्रम करना तो बड़ा सभागृह, पर्याप्त कैंपस खुला, और ये जो एकेडमिक क्षेत्र में एक बड़ा भवन होना चाहिए, तो कोठी पैलेस हमारे लिए ये काम में आ सकता है। कुछ उलझे मुद्दे थे, जैसे 2-3-4 साल से संगीत कॉलेज की ज़मीन का मुद्दा उलझा पड़ा था। तो ये वर्तमान में PGPT के कैंपस में ही हमने, क्योंकि जंगल में दूर जाने में संगीत महाविद्यालय के कोई कष्ट थे, तो उसको उसी कैंपस में जगह दिला दी है। बहुत जल्दी वो अपने भी भवन बना पाएंगे। तो हरसिद्धि ये एक तरह से सैटेलाइट टाउन की तरह है। इन सारे मंदिरों के दोबारा प्लान बनाने के लिए बात की, जो 2028 और 2040 के अपने आगामी सीमस की दृष्टि से इन पे भी काम होगा, ताकि ये अभी प्लान बनाना, आपको ध्यान में होगा जब मैं टूरिज़्म का चेयरमैन था तब हमने सारे मंदिरों के प्लान बनाए थे। तो उसके कारण से मंगलनाथ सहित कई बड़े मंदिरों में उसका बड़ा लाभ भी मिला था। शनि मंदिर पर इन पर हमने काम कराए थे। तो अब आने वाले समय में दोबारा इनको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक तरह से हमारे लिए 10 से 15 हज़ार लोगों का, अभी 5,000 क्षमता के इनके कैंपस है। आने वाले समय में 10 से 15 हज़ार लोग यहाँ रोक सकते हैं एक समय में, और इन मंदिरों का महत्व है तो इसका लाभ भी लोग उठाए। इस तरह से इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। माधव कॉलेज की दृष्टि से हमको मालूम है पिछले समय हमने निर्णय लिया था, और वो निर्णय एग्जीक्यूट भी हुआ। प्रारंभ में कुछ हमको मालूम है कन्फ्यूजन हुए, लेकिन वो कन्फ्यूजन दूर कर दिए गए कि ये कोई किसी राजनीतिक दृष्टि से नहीं किया गया था। ये शुद्ध रूप से उज्जैन की शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत किया गया था, और एक पुराना प्रोजेक्ट था। उसके वर्तमान में माधव कॉलेज की दृष्टि से हम देखें तो वर्तमान में भी जो साइंस कॉलेज बना 1971 में, ये उसी माधव कॉलेज का हिस्सा था जो टूट के बना था। माधव कॉलेज से साइंस कॉलेज अलग हुआ, लेकिन अब हमने कहा कि माधव उससे और आर्ट्स की क्लास वहाँ है, उसमें भी साइंस खोलने के लिए मैंने बोला हुआ है। वो अपनी साइंस की, क्योंकि पुराने शहर में साइंस कॉलेज हमारा अब तो सभी नहीं है जेंट्स बॉयज़ के लिए, तो वो एक अपना कॉलेज हो जाएगा।
और कालिदास अब हमारा संभाग का सबसे बड़ा लड़कियों का कॉलेज हो गया है, जिसमें हम बच्चियों को एक तरह से सब दृष्टि से काम कराएं। एक बड़ा निर्णय और हम करने जा रहे हैं। हमारे पास में कॉमर्स और आर्ट्स की तो हो गई है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जीडीसी और माधव कॉलेज में जो ड्राइंग का हमारा विभाग है, एमए और बीए ड्राइंग के साथ जोड़ के करते हैं। अब इसका ज़माना गया। एमए और बीए करके बच्चे अगर निकलते हैं तो एमए बीए के बच्चों को आगे महत्व नहीं है, क्योंकि अब एमबीए का समय आ गया है और बीबीए का समय आ गया है। तो इसको हम संस्कृत कॉलेज से जोड़ते हुए अपना ये ड्राइंग का पूरा विभाग संस्कृत कॉलेज से जोड़ेंगे। जो संस्कृत कॉलेज हमारे जयसिंहपुरे में है, तो संस्कृत कॉलेज अकेले संस्कृत नहीं पढ़ाएगा, ये ड्राइंग का भी हो जाएगा। तो प्रदेश का पहला कॉलेज हो जाएगा। तो नहीं तो बच्चे यहाँ से कोई बड़ौदा जाते थे, कोई पूना जाते थे, तो ये अलग अलग प्रकार से जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनको यही बड़ी उपलब्धि एक तरह से आगामी रूप से हो जाएगी। ये मैंने लिखा नहीं है, बहुत सा वो आपने पढ़ लिया है, लेकिन ये आगे आने वाले समय में उज्जैन अपना शैक्षणिक जगत से बहुत हटके बने, इसका बहुत महत्व है उज्जैन का। उसको स्थापित करने के लिए से उच्च शिक्षा विभाग से हमने तुरंत तालमेल कराते हुए इस पर काम करने का प्रयास किया। अपना विधि महाविद्यालय बन के तैयार है। अगले हफ्ते के पहले सप्ताह में इसका हम लोकार्पण कर देंगे। नागझरी में श्री सिंथेटिक कैंपस में बिल्डिंग तैयार है। कुछ 40 लाख के और नए निर्माण कार्य, कुछ बाउंड्री वालों सड़क की थी तो हमने उसकी मंजूरी दे दी। हमने कहा बाद में बनते रहेंगे, पैसा मंजूर करते हैं, विभाग करता रहेगा, लेकिन इसके विद्यार्थियों को लाभ मिलना चाहिए, इसलिए तुरंत इसका लोकार्पण भी करने वाले हैं, जिसके माध्यम से इसका लाभ उठाया जाएगा। अत्याधुनिक सभागार बहुत जल्दी हम साइंस टेक्नोलॉजी के मंत्री के साथ मिलकर के उसका भी लोकार्पण करने वाले हैं। ये हमारे लिए कुछ ऐसे विषय हैं जो बहुत लंबे समय से उलझे हुए विषय हैं। उसमें से उज्जैन के, जैसे मैंने कहा कि हमारा एक स्टेडियम वाला मामला उलझा पड़ा हुआ था, नानाखेड़ा स्टेडियम का। ये स्टेडियम की आप जरा कोट करना, जरा जनता के बीच बताने का भी काम का है। मास्टर प्लान जब 1974 में बना था, तब इसकी ज़मीन आरक्षित की गई थी 1974 में, लेकिन 74 के बाद 84, 94 और 2004 में जब मैं यूडी अध्यक्ष बना, तब जाकर उसकी ज़मीन का एक्विजिशन हुआ, अधिग्रहण हुआ। और 2006 में जो दीवारें बनी, उसके बाद से वो स्टेडियम वर्तमान स्थिति में वैसे के वैसे ही बना है। लेकिन ये दोबारा अब 2020 चल रहा है, तो 6 से 20 14 साल फिर वनवास जैसा हो गया। लेकिन चूंकि विद्यार्थियों की और खिलाड़ियों की मांग है और हमारे लिए शहर का गौरव है। आपने ध्यान दिया होगा पुराने समय में हमारा माधवनगर हॉस्पिटल और नाना, ये दोनों भी इसी प्रकार से लंबित थे, जिनका लाभ जनता नहीं उठा पा रही थी। आज माधवनगर हॉस्पिटल हमारा सर्व सुविधा युक्त हो गया, आईसीयू तो बहुत ही अच्छा हो गया है। और इसी प्रकार से नानाखेड़ा बस स्टैंड जब चलने लगा तो नानाखेड़ा बस स्टैंड भी हमारा चल रहा है और देवास गेट भी चल रहा है, दोनों बस स्टैंड चल रहे हैं। लेकिन नानाखेड़ा का पूरा क्षेत्र एक तरह से फ्रीगंज जैसा हो गया है, पूरा क्षेत्र विकास में बहुत अच्छा हो गया। तो आने वाले समय में जो स्टेडियम बन के तैयार हो जाएगा, तो स्टेडियम को हमने खेलकूद मंत्रालय की मंत्री श्रीमती यशोधरा सिंधिया से बात कर ली है, उनने एक पत्र भी दे दिया है। आज बहुत जल्दी यूडीए की बैठक होगी और ये ज़मीन हम खेलकूद विभाग को हस्तांतरित करा देंगे। इस मंत्रालय अपना ये उज्जैन का स्टेडियम बनाने का पूरा काम करेगा। स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी की प्रतिमा से लेकर, क्योंकि उनके नाम पे ये स्टेडियम है, ये पूरा प्रोजेक्ट हमने तैयार कर लिया है। बहुत जल्दी इसका शुभारंभ होगा। जो लीगल पक्ष था वो हमने क्लियर कर लिया है। उज्जैन विकास प्राधिकरण निःशुल्क रूप से खेलकूद मंत्रालय को देने को तत्पर हुआ है और खेलकूद मंत्रालय प्राधिकरण को एजेंसी मान करके, जैसे पूर्व में हमने अपना स्पोर्ट्स एरिना बनाया था मानंद नगर का, वो भी इसी प्रकार से बनाया था। हमने प्राधिकरण में धनराशि, उमा जी उस समय मंत्री थी, खेल मंत्रालय से लाए थे पैसा और वो एरिना डेवलप हुआ था और बाद में हमने ये एरिना बनाकर खेलकूद मंत्रालय को दिया है, जो आज वो संचालित कर रहे हैं, हस्तांतरित उनको हो चुका है। उसी प्रकार से ये बड़ा स्टेडियम वाला स्वर्गीय राजमाता सिंधिया वाला ये सबसे बड़ा एक विषय है, जो हम सबको मालूम, अलग अलग सबके मन में आता रहता है कि स्टेडियम बनना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी आपने बड़ा काम इसमें किया है। दूसरा एक बड़ा काम आपने वैसे छापा है, लेकिन जानकारी के बता दूं, ये जो हमारा जुडिशरी का कैंपस बना हुआ है न्यायालय भवन, इस न्यायालय भवन के लिए जाने आने का एक बहुत छोटा मार्ग है वर्तमान में। तो जो उदयन मार्ग से पाइप फैक्ट्री तक का एक 4 लेन है, हमने डिसाइड किया कि इसका भी 4 लेन से कनेक्शन जोड़ दिया जाए, तो आने वाले समय में जुडिशरी के लिए आने जाने के लिए एक बड़ा स्वतंत्र मार्ग हो जाएगा, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता भी है। उसी प्रकार से वैसे तो बड़े 2-3 निर्णय किए हैं, जिसमें से एक हमारे पास अंदर के जो मार्ग है लेकिन बहुत चलते हैं, और 4 लेन साइंस कॉलेज से लेकर के कोठी तक का ये मार्ग है।
इसको भी हमने 4 लेन बनाने के लिए बोला है। इसी प्रकार से विक्रमनगर रेलवे स्टेशन तक, ये चिंतामण जी के घर से वाला, इसको भी 4 लेन करने वाले हैं, ताकि आने जाने समय में, चूँकि कोर्ट की बिल्डिंग यहाँ आ जाएगी और आवागमन बढ़ेगा, तो ये सब हमारे लिए ये सब काम आएगा। तो ये एक 4 लेन बनेगा। दूसरा एक 4 लेन हमारे पास, मतलब 4 लेन तात्पर्य शहर के अंदर की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, सिंधी कॉलोनी चौराहे से लगा करके लाल पुल तक मैंने नगर निगम से कहा कि ये हमारे सेंट्रल लाइटिंग लगा करके ये भी 4 लेन बना दिया जाए, क्योंकि अभी इसके अभाव में अतिक्रमण होता है, आने जाने के कष्ट बढ़ते हैं। तो हरिफाटक पुल से लगा करके सीधा आगे लाल पुल तक ये अपना 4 लेन अंदर की तरफ से ही हो जाएगा। मुझे लगता है इसके बाद अपने पास अंदर 4 लेन की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। कोई बचे तो आप बताना, तो उस पर भी अपन अगली बार जोड़ने का प्रयास करेंगे। बात भी करना चाहते हैं, आपस में बात भी करना चाहते हैं, आपस में चर्चा के बाद में। तो उम्मीद कर रहे हैं कि हम ऐसे सारे कामों को लेकर के, मैंने कोशिश की कि लगभग अभी बीच के सारे प्रवास में आपको कार्यक्रमों के माध्यम से तो जानकारी मिली है, लेकिन इसमें एक भाव यही था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप कभी भी कर लेंगे, कुछ ठोस काम ऐसा करके बताएं जिसके आधार पर लगे कि हमारे कुछ काम हुए हैं। तो मेरी बात करीब करीब इसमें पूरी हुई है। अपने में से कोई बात पूछना तो आप पूछ सकते हैं।